अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दर्जी के हाथ सीधा सायरा की कमर पर फिसले, फिर ऊपर की तरफ। उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ, गर्दन और कंधों को छूने लगी। सायरा की सांस तेज हो गई। जहीर ने उसे आहिस्ता से अपने करीब खींच लिया। सायरा, आप जानती हैं ना कि मैं आपके लिए क्या महसूस करता हूँ। उसकी आवाज अब बहुत गहरी और गर्म थी। आप कोई आम औरत नहीं, आप एक भड़कती हुई आग हैं जिसे कोई नहीं समझता। सायरा ने आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां माहिराना अंदाज में चल रही थी। जहीर ने हर उस जगह को निहायत प्यार से सहलाया जहां से तन्हाई की तकलीफ निकल रही थी। उसका तजर्बाकार जिस्म सायरा के जिस्म के साथ मिल गया। वो आहिस्ता मगर पुरजोश अंदाज में उसे अपना बनाता गया। सायरा ने पहली बार इतना शिद्दत से एहसास किया कि कोई उसे चाहता है, उसे छूता है, उसकी हर ख्वाहिश को समझता है। जहीर की हर हरकत, हर लम्स उसे जादू की तरह जकड़ रहा था। लाहौर के एक पुरस्कून मोहल्ले में तंग गली के आहर में एक छोटी सी दुकान थी जिसके बाहर लिखा था माहिर दर्जी, जदीद और रवायती सिलाई। दुकान के अंदर सिला हुआ सूट, रंग बिरंगे कपड़ों के थान और एक पुरानी फीडिंग मशीन की आवाज गूंज रही थी। सायरा बेगम, 40 साल की खूबसूरत खातून, हिचकिचाते हुए उस दुकान के सामने खड़ी थी। उसकी सफेद रंगत, लंबी सीधी नाक, गहरी भूरी आंखें और खूबसूरत जिस्म पर फिट सादा सिल्वर सलामी सूट उसकी खूबसूरती को मजीद नुमाया कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक उदासपन था जो चेहरे की मुस्कुराहट से छुपाया नहीं जा सकता था। उसके शोहर जनाब फारूक एक बड़ी कंपनी के सीनियर ऑफिसर थे। सुबह 8 बजे घर से निकलते और रात को 11-12 बजे वापस आते। हफ्ते के आखिर में भी फोन कॉल्स, मीटिंग्स और नेटवर्किंग में मसरूफ रहते। सायरा के लिए घर एक बड़ा खूबसूरत पिंजरा बन चुका था। अकेलेपन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। सायरा ने आहिस्ता से दुकान में कदम रखा। दुकान के अंदर एक पतला खूबसूरत सा आदमी बैठा था। उम्र तकरीबन 45 साल, घने काले बाल, तेज नजर आंखें और एक मुस्कुराहट जो लगता था हर दिल को जानता हो। वो सिलाई के काम से सर उठाकर देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, आइए बैठिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ। उसकी आवाज नरम थी लेकिन उसमें एक खास जादू था। सायरा ने शर्माते हुए सलाम का जवाब दिया और सोफे पर बैठ गई। जी, मुझे एक सूट सिलवाना है, ऑफिस के लिए, कुछ सादा और खूबसूरत। दर्जी, जिसका नाम जहीर था, ने मुस्कुराते हुए पैमाइश का फीता उठाया। वो करीब आया और पेशा वाराना अंदाज में पैमाइश शुरू कर दी, लेकिन उसकी बातों का अंदाज बिल्कुल पेशेवराना नहीं था। बीबी जी, आप जैसे लोग तो शादीशुदा घरों की रौनक होते हैं, मगर आजकल लगता है सबके चेहरों पर एक उदासी सी छाई रहती है। सायरा हैरान हुई। उसने कभी किसी से अपनी बात नहीं की थी। जहीर ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, मैं तो बस देखता रहता हूँ। मोहल्ले की औरतें आती हैं, बातें करती हैं, कभी कपड़े की बात, कभी दिल की बात। आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो। दर्जी ना सिर्फ कपड़े सिलता है, दिल भी सुनता है। सायरा ने हल्का सा हंसकर बात टालते हुए कहा, आप बहुत बात करने वाले हैं। बात करने वाला नहीं, सुनने वाला हूँ बीबी जी। जहीर ने आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और सुनना भी तो एक फन है। उसने फरमाइश मुकम्मल की, कपड़ा दिखाया, डिजाइन बताया। सायरा ने सूट का ऑर्डर दे दिया। जब वो उठकर जाने लगी तो जहीर ने आहिस्ता से कहा, सूट 3 दिन में तैयार हो जाएगा, मगर अगर दिल भारी हो तो एक कप चाय के लिए भी आ सकती हैं। ये दुकान सिर्फ सिलाई की नहीं, हमदर्दी की भी है। सायरा ने कुछ न कहा, बस मुस्कुरा कर सर हिला दिया और चली गई। घर वापस आकर वो सोचने लगी, फारूक आज भी देर से आए थे, खाना खाते हुए भी फोन पर बात कर रहे थे। सायरा बिस्तर पर लेटी तो उसके जहन में बार बार जहीर की वो नर्म आवाज और मुस्कुराहट घूम रही थी। बस एक बार सूट लेने जाना है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल जानता था कि अब ये सिर्फ सूट की बात नहीं रही थी। 3 दिन बाद सायरा दोबारा उसी तंग गली में पहुंची। इस बार उसके हाथ में कोई बहाना नहीं था, मगर दिल ने खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लिया था। पहला सूट तैयार हो चुका था, लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ सूट लेने नहीं जा रही। दुकान में दाखिल होते ही जहीर की मुस्कुराहट फैल गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं जानता था आप आएंगी। सूट बिल्कुल तैयार है और आपके जिस्म पर फिट बैठेगा। सायरा ने शर्माते हुए सलाम का जवाब दिया। जहीर ने सूट निकाल कर दिखाया। रंग, डिजाइन, सिलाई सब शानदार था। सायरा ने सूट देखा तो दिल खुश हो गया। बहुत खूबसूरत है, आपका काम वाकई माहिराना है। जहीर ने करीब आकर
सूट उसके जिस्म पर हल्का सा रख कर दिया। अभी तो सिर्फ नजर की है, जब आप पहन कर आएंगी तो पता चलेगा कितना खूबसूरत लगेगा। मगर अगर आपको कोई और सूट भी सिलवाना हो तो बताएं। सायरा ने एक लम्हा सोचा। घर में तो कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, मगर दिल ने हाँ कह दी। जी, एक और ऑफिस वाला सूट बना दें, थोड़ा मुख्तलिफ डिजाइन वाला। जहीर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, आइए नाप ले लेते हैं। वो सोफे के करीब खड़ा हो गया। सायरा भी खड़ी हो गई। जहीर ने फीता उठाया और पेशावराना मगर निहायत नर्म अंदाज में करीब आया। सबसे पहले उसने उसकी कमर के गिर्द फीता लगाया। हाथ हल्का सा उसकी कमर को छूता हुआ गुजरा। बस इतना कि सायरा को एक अजीब सी लहर सी महसूस हुई। जहीर का चेहरा बिल्कुल संजीदा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 28-32 वो आवाज में बड़बड़ाते हुए नाप लिख रहा था। फिर सीने के नाप के लिए वो सामने आया। फीता उसकी छाती के गिर्द लगाते हुए उसके हाथ की उंगलियां हल्के से उसके बाजू और पहलू को छू गईं। छूना बिल्कुल इत्तफाकी और मोहतात था, मगर इतना कि सायरा की सांस थोड़ी सी तेज हो गई। जहीर की आंखें उसकी आंखों से मिलती रहीं। आप बहुत खूबसूरत हैं सायरा बीबी, मगर लगता है आपके अंदर कोई दुख छुपा है। शोहर साहब बहुत मसरूफ होंगे ना? सायरा ने हैरत से देखा। उसने कभी अपनी बात नहीं की थी। कैसे जाना आपने? जहीर मुस्कुराया। फीता अब उसकी गर्दन और कंधों की नाप ले रहा था। इस बार उसका हाथ उसकी गर्दन के पीछे हल्का सा लगा, जैसे कोई नाजुक फूल छू रहा हो। मैं औरतों के चेहरों से उनके दिल पढ़ लेता हूँ। आप जैसी खूबसूरत ज़हीन औरत को अकेला छोड़ देना, ये मर्दों का सबसे बड़ा जुल्म है। उसकी आवाज में हमदर्दी थी, लेकिन उसके अल्फाज में एक जादू था जो सायरा के दिल को पिघला रहा था। नाप लेते वक्त वो बार बार बात करता रहा, उसके बच्चों की, घर की, तन्हाई की। हर बार उसके हाथ का हल्का सा छूना उसकी बातों को मजीद गहरा बना रहा था। नाप मुकम्मल होने के बाद जहीर ने पीछे हटकर एहतराम से कहा, माजरत अगर कुछ ज्यादा करीब हो गया तो, सिलाई का काम है, मगर कभी कभी दिल भी सिलना पड़ता है। सायरा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो कुछ न बोल सकी। जहीर ने चाय का ऑर्डर दिया और दोनों बैठ गए। उसने अपनी बातों से सायरा को खोलना शुरू कर दिया। सायरा ने पहली बार किसी से अपनी तन्हाई, शोहर की बेपरवाही और अकेलेपन की कहानी सुनाई। जहीर सुनता रहा, हमदर्दी भरी निगाहों से देखता रहा। आप जैसे लोगों को हमदर्दी की जरूरत होती है, ना सिर्फ कपड़ों की। जब भी दिल भारी हो, ये दुकान खुली है। जब सायरा उठकर जाने लगी तो जहीर ने नर्म आवाज में कहा, अगले हफ्ते सूट के लिए आ जाएंगी ना? और हाँ, अकेले ना रहा करें। दिल भी सिलाई की तरह मुरम्मत तलब होता है। सायरा घर वापस आई तो उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। फारूक रात को भी देर से आया, लेकिन उस रात सायरा के जहन में जहीर के हल्के छूने, उसकी नरम बातें और वो मुस्कुराहट बार बार घूम रही थी। अगले हफ्ते सायरा खुद को रोक न सकी। सूट तैयार होने का बहाना तो था, मगर दिल में एक बेचैन सी कैफियत थी। जहीर की वो नर्म आवाज, हमदर्दी भरी निगाहें और नाप लेते वक्त हल्के छूने उसके जहन में घूम रहे थे। दुकान में दाखिल होते ही जहीर उठ खड़ा हुआ। आज उसने एक साफ सुथरी सफेद शर्ट पहन रखी थी, जो उसकी खूबसूरत शख्सियत को मजीद नुमाया कर रही थी। आइए सायरा बीबी, मैं आपका इंतजार कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फौरन चाय का हुक्म दे दिया। सायरा ने शर्माते हुए बैठते हुए पूछा, सूट तैयार हो गया? हाँ बिल्कुल, मगर पहले आप बैठें, आराम करें। जहीर ने सूट निकाल कर उसके सामने रखा। सायरा ने सूट देखा तो खुश हो गई। सिलाई वाकई बेमिसाल थी। अब आजमा कर देखें, पीछे कमरे में ट्रायल रूम है, जहीर ने एहतराम से कहा। सायरा अंदर चली गई। जब वो सूट पहनकर बाहर आई तो जहीर की आंखें चमक उठी। सुभान अल्लाह, आप पर तो ये सूट बहुत जच रहा है, मगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट दरकार है। वो करीब आया। इस बार नाप लेने का बहाना नहीं था, मगर वो सूट को ठीक करने के लिए हाथ लगा रहा था। उसके हाथ उसकी कमर पर, कंधों पर और कमर के नीचे हल्के से फिसले। छूना मोहतात था, मगर जानबूझकर इतना कि सायरा के जिस्म में एक गर्माहट सी फैल गई। यहाँ थोड़ा तंग है ना? जहीर ने आहिस्ता से पूछा। उसने उंगलियां सायरा की कमर पर हल्की सी दबाई। सायरा ने हाँ में सर हिला दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जहीर ने फीता फिर से लगाया। इस बार वो और करीब था। उसका सांस सायरा के कान के करीब था। सायरा बीबी, आपको क्या चाहिए? सिर्फ सूट या वो हमदर्दी जो आपके शोहर नहीं दे सकते? सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा जहीर साहब,
मैं क्या कर रही हूँ? ज़हीर ने फीता रख कर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। कुछ गलत नहीं कर रही। आप एक औरत हैं जो प्यार और तवज्जो की हकदार है। मैं तो बस आपका दर्द बांटना चाहता हूँ। उसने सायरा को सोफे पर बिठाया। आज बातों का सिलसिला लंबा चला। ज़हीर ने अपनी कहानी सुनाई कि वो भी एक नाकाम शादी से गुजर चुका है, औरतों के दुख जानता है। उसकी बात इतनी दिल को छू लेने वाली थी कि सायरा खुलकर रो पड़ी। ज़हीर ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। उसका हाथ सायरा के गाल पर टिका रहा। आप अकेले नहीं हैं, जब चाहे आ जाएं, यहाँ कोई फैसला नहीं, सिर्फ दिल की बात। उस मुलाकात के बाद सायरा ने एक और सूट का ऑर्डर दे दिया। ज़हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले हफ्ते नहीं, 4 दिन बाद आ जाएं। मैं खुद आपके लिए कुछ खास डिजाइन तैयार करूंगा। घर वापस आकर सायरा को अपने आप पर गुस्सा भी आया और एक अजीब सी खुशी भी। फारूक रात को जब आया तो उसने मामूल की बात की, क्या हाल है? मगर सायरा के दिल में अब फारूक की जगह ज़हीर की बातें भर चुकी थी। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे सायरा सोच रही थी कि क्या वो गलत रास्ते पर जा रही है। मगर ज़हीर का वो हल्का छूना, वो गर्म सांस और वो अल्फाज, सब कुछ उसे बार बार उस दुकान की तरफ खींच रहा था। ज़हीर दुकान बंद करके मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आप से कहा, अब ये परिंदा जाल में फंस चुका है, बस थोड़ा सब्र। 4 दिन बाद सायरा फिर दुकान पर पहुंची। इस बार उसके कदमों में एक अजीब बेचैनी थी। घर में फारूक की मौजूदगी भी अब बेमानी लगती थी। वो रात को घर आता, खाना खाता और फोन पर मसरूफ हो जाता। सायरा का दिल अब ज़हीर की तरफ खींच चुका था। दुकान के अंदर आज लाइट्स कदरे मध्यम थी। ज़हीर ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई और क्लाइंट नहीं आएगा, मैंने सोचा आपके लिए वक्त निकाल लूं। सायरा ने शर्माते हुए नीचे देखा। ज़हीर ने नया सूट निकाला, बहुत खूबसूरत नरम रेशम का, जिसमें गहरा नीला रंग था। ये आपके लिए खास बनाया है, आजमा कर देखें। सायरा ट्रायल रूम में गई और सूट पहनकर बाहर आई। सूट उसके जिस्म पर जैसे दूसरी जिल्द बन गया था। ज़हीर करीब आया। उसकी आंखें सायरा के जिस्म पर फिसल रही थीं। बहुत खूबसूरत, मगर यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट दरकार है। इस बार उसने कोई बहाना नहीं किया। उसके हाथ सीधा सायरा की कमर पर फिसले, फिर ऊपर की तरफ। उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ, गर्दन और कंधों को छूने लगी। सायरा की सांस तेज हो गई। ज़हीर ने उसे आहिस्ता से अपने करीब खींच लिया। सायरा, आप जानती है ना कि मैं आपके लिए क्या महसूस करता हूँ? उसकी आवाज अब बहुत गहरी और गर्म थी। आप कोई आम औरत नहीं, आप एक भड़कती हुई आग हैं जिसे कोई नहीं समझता। सायरा ने आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियां माहिराना अंदाज में चल रही थीं। ज़हीर ने उसे निहायत प्यार से सहलाया, हर जगह जहां से तन्हाई की तकलीफ निकल रही थी। उसका तजर्बाकार जिस्म सायरा के जिस्म के साथ मिल गया। वो आहिस्ता मगर पुरजोश अंदाज में उसे अपना बनाता गया। सायरा ने पहली बार इतना शिद्दत से एहसास किया कि कोई उसे चाहता है, उसे छूता है, उसकी हर ख्वाहिश को समझता है। ज़हीर की हर हरकत, हर लम्स उसे जादू की तरह जकड़ रहा था। दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। कुछ देर बाद जब दोनों सांस बहाल कर रहे थे, ज़हीर ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम मेरी हो सायरा, जब चाहे आ जाना। ये दुकान, ये जिस्म, ये दिल, सब तुम्हारा है। सायरा ने आंखें खोली। खुशी भी थी, शर्म भी और गुनाह का एहसास भी, मगर अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। वो ज़हीर के जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी थी। अगले चंद हफ्तों में सायरा बाकायदगी से दुकान आने लगी। फारूक को कुछ पता नहीं चला। सायरा ने अपनी तन्हाई का इलाज ढूंढ लिया था, एक होशियार औरतबाज दर्जी के जरिए। ज़हीर दुकान में बैठकर मुस्कुराता रहा। एक और परिंदा उसके जाल में फंस चुका था। उम्मीद है नाजरीन, आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।